हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो वहाँ पॉलिटी से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितना हम पढ़ाएंगे मेरा 100% गारंटी है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए आज का जो टॉपिक है विधेयक विधेयक के विषय में पढ़ेंगे। तो विधेयक के विषय में सबसे पहले कुछ यहाँ पे हम फिगर बनाए हुए हैं। तो देखिए, आप इमेज के माध्यम से हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। ये तो पहले हम क्या करते हैं कि विधेयक जो हम परिभाषा है उनके विषय में हम समझा देते हैं। इसके बाद हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो चैनल पे नया है तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिए। क्या है कि आज से जो हम क्लास लेने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं, 100% हम गारंटी देते हैं कि ये विधेयक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और स्टूडेंट को यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए विधेयक को समझते हैं। तो विधेयक और विधेयक के प्रकार। अब विधेयक क्या होता है और उसके प्रकार के विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक विधेयक जो होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 368 में चर्चा की गई है। तो कई बार बाबू एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक किया जाता है। इनके बाद चलिए 2 नंबर पे जो आते हैं साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की चर्चा करेगा तो इसकी भारतीय संविधान में चर्चा है, अनुच्छेद 107 में चर्चा की गई है। तो साधारण विधेयक की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 107 में चर्चा की गई है। तो साधारण विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर पे है संविधान संशोधन विधेयक। यह संविधान संशोधन विधेयक है, ये किसी भी सदन में आ सकता है और इस पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा। और राष्ट्रपति भी इसे राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक में उस पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है और राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए उन्हें भेज सकते हैं। 2 नंबर पे है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की बात करते हैं कि भी किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन इस पे संयुक्त अधिवेशन होगा और राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए इसे भी भेज सकते हैं। राष्ट्रपति भी पुनः विचार के लिए इसे भेज सकते हैं। इनके बाद चलिए इमेज के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। तो देखिए, ये विधेयक होते हैं। ये विधेयक विधेयक है, समझे ना, ये क्या है, विधेयक है। और विधेयक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विधेयक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक संविधान संशोधन विधेयक, एक धन विधेयक और वित्तीय विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं ये अनुच्छेद 368 में चर्चा की गई है। धन विधेयक की चर्चा जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देख के जाइएगा। इससे 100% गारंटी है कि परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। किसी भी एग्जाम दीजिएगा, कोई भी एग्जाम, तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 110 में चर्चा की गई है धन विधेयक की। और वित्तीय विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयक की चर्चा की गई है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिहार दरोगा के भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इनके बाद बात करते हैं कि एक साधारण विधेयक होते हैं। तो साधारण विधेयक की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 107 में साधारण विधेयक की चर्चा की गई है। साधारण विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। तो एक संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं ये किसी भी सदन में ला सकता है और इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता और राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। और साधारण विधेयक जो होते हैं ये भी किसी भी सदन में आ सकता है और इस पे संयुक्त बैठक होता है और राष्ट्रपति भी पुनः विचार के लिए इसे भेज सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 पे भी जो चर्चा की गई है ये धन विधेयक की चर्चा की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 117 पे जो इससे पहले बताया कि वित्तीय विधेयक की भी चर्चा की गई है। और फिर अनुच्छेद 107 जो इससे पहले बताया विधायकों को पुनः स्थापना तथा पारित करने की विधियां। अनुच्छेद 107 जो कहता है विधेयक जो भी आते हैं विधेयकों को पुनः स्थापना तथा पारित करने की विधियां, इसमें चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 111 पे बात करते हैं राष्ट्रपति विधेयक रोक सकते हैं अपना पावर का उपयोग करके। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं।
इनके बाद चलिए विधेयक की जो कैसे-कैसे पास किए जाते हैं, अभी हम आपको समझाते हैं, फिर एक इमेज के माध्यम से हम आपको समझाएँगे फिगर बना के। तो सबसे पहले कोई भी विधेयक आएगा तो ये कानून बनेगा तो संसद में आएगा। जब भी संसद की बात आती है तो संसद में 2 अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो अब राज्यसभा या तो राज्य कोई भी कानून बनेगा या तो राज्यसभा से बात उठेगा या तो कोई भी कानून बात उठेगा तो ये लोकसभा से उठेगा। चलिए हम मानते हैं कि लोकसभा में कोई भी विधेयक लाया गया। तो लोकसभा में कोई भी विधेयक जब लाते हैं तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा कोई भी विधेयक लाया जाता है, बात समझे ना? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ये कोई भी विधेयक लाया जाता है। लाने के बाद क्या करते हैं, एक मौजूदा तैयार करते हैं। मौजूदा किस तरह से विधेयक होगा उसके विषय में मौजूदा तैयार करते हैं। और मौजूदा तैयार जैसे कि हम मान लिए कि सीएए विधेयक था, सिटीजनशिप जो बिल था उनके विषय में हम तैयार करते हैं। सीएए के विषय में हम मान लिए कि सीएए विधेयक लाया गया था। तो सबसे पहले एक लोकसभा के अध्यक्ष एक मौजूदा तैयार करेंगे, इसके बाद लोकसभा के सभी सदस्य के सामने ये क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के बाद इस पर क्या होंगे, चर्चा होगा कि ये विधेयक किस तरह से है कि इससे क्या लोकसभा के अध्यक्ष अपना जो भी पक्ष में रहेंगे वो उनका फ़ायदा गिनाएंगे और जो विपक्ष में रहेंगे तो उनकी कमियों को गिनेंगे। तो प्रस्तुत करने के बाद यहाँ चर्चा होगा तो उसमें बहस किए जाएंगे। बहस करने के बाद उस पे क्या होगा, मतदान होगा। चर्चा होने के बाद मतदान होगा। मतदान होने के बाद क्या हो जाएँगे, पारित हो जाएँगे। पारित होने के बाद फिर से किसके पास चल गया, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष के पास गया, तब लोकसभा के अध्यक्ष जो है ये राज्यसभा में पेश करेंगे। तो राज्यसभा में पेश किए तो राज्यसभा के सभापति के पास जो होते हैं, उनके सामने ये पेश करेंगे। सभापति भी वही करेंगे कि राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे और राज्यसभा में प्रस्तुत करने के बाद यहाँ पर चर्चा होगा, हंगामा होगा, कलमगारी होगा, मारपीट होगा, पूरा हंगामा अपना अच्छा खराब जो देते हैं डिंग इसकी ये अच्छाई जो पक्ष में रहेंगे तो उनकी अच्छाई को गिनाएंगे और जो विपक्ष में रहेंगे तो उसकी बुराई को गिनाएंगे। बात समझे? इनके बाद चर्चा होने के बाद फिर मतदान होगा। ठीक, मतदान होने के बाद फिर पारित होगा। पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति के सामने जाएँगे और राष्ट्रपति हस्ताक्षर इस पे करेंगे। राष्ट्रपति जिस दिन हस्ताक्षर कर दिया उसी समय क्या बन गया, अधिनियम बन गया या कानून बन गया या एक्ट बन गया। जैसे सीएए लाया था, ये हो गया सीएबी हो गया। बात समझे? ये बिल हो गया, सीएए के जगह अब सीएबी हो गया। ये अधिनियम बन गया और ये एक प्रकार के कानून बन गए। बात समझे? अब चलिए हम एक इमेज के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा ताकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये सांसद है, संसद में क्या हुआ, बात उठा कि कोई भी विधेयक लाना चाहिए। जब विधेयक लाया गया तो लोकसभा के द्वारा लाया गया तो ये मौजूदा तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के बाद चर्चा होगा। चर्चा करने के बाद मतदान होगा। मतदान होने के बाद पारित करेगा। पारित करने के बाद अब क्या करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा में भेज दिया। राज्यसभा के सभापति के बाद सभापति भी राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुत करने के बाद चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद मतदान करेंगे। मतदान करने के बाद पारित करेंगे और पारित करने के बाद राष्ट्रपति साहब सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये एक अधिनियम बन गया और कानून बन गया। बात समझे? अब चलिए नोट की बातें कुछ जानना जरूरी है। लोकसभा अगर पास कर दिया तो राज्यसभा अधिकतम 6 महीनों तक रोक सकता है। अगर कोई भी विधेयक है लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया तो राज्यसभा जो अधिकतम 6 माह तक इसको रोक सकता है। अगर वित्तीय विधेयक की बात करें तो राज्यसभा में नहीं आता। वित्तीय विधेयक की चर्चा करेगा तो ये सबसे पहले लोकसभा में इसकी बात उठेगी। बात को समझिएगा कि अगर कोई भी विधेयक लोकसभा पास कर देता है तो राज्यसभा अधिकतम 6 महीनों तक उस विधेयक को रोक सकता है। बात समझे? तो वही है नोट में कुछ बातें जो हम इससे पहले बताएं कि अगर लोकसभा किसी भी विधेयक को पास कर देता है तो राज्यसभा अधिकतम 6 महीनों तक रोक सकता है और वित्तीय विधेयक या राज्यसभा में नहीं आता है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का छोटा सा क्लास था, छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है ये समझ में आई होगी क्योंकि बिताए थे तो उनके विषय में सबसे पहले आज तो हम सिर्फ बताए थे कि अनुच्छेद के विषय में कि इस अनुच्छेद में क्या-क्या चीज़ की चर्चा है, तो उसका आज हम डिटेल क्लास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में जो है ये भारतीय संविधान में किस चीज़ की चर्चा की गई है, इनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बने रहिए इसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बिना समय गँवाए क्लास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद
108 पे, अनुच्छेद 108 पे जो चर्चा करते हैं, इस पे संयुक्त अधिवेशन होता है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 108 में क्या किस चीज़ की चर्चा की गई है? संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। हाँ, इस बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 में चर्चा है और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो संयुक्त अधिवेशन जो ये बुलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। इनके बाद बात करते हैं इसकी अध्यक्षता जो करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष ही बोलते हैं राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलवाइए। तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति ही संयुक्त अधिवेशन या अध्यक्षता बुलाने का कार्य करते हैं, राष्ट्रपति। इनके बाद कारण क्या होता है, किस कारण से राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? तो संसदों में गतिरोध होगा। गतिरोध मतलब विवाद होने लगा किसी भी विधेयक पर, किसी का मन होगा पारित करने का, किसी का मन होगा पारित नहीं करने का। तो इस कारण से संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति साहब बुला सकते हैं। मत की बात करें तो संयुक्त मत की बात करें तो मत पड़ना चाहिए कम से कम 790 मत, और संयुक्त बहुमत की बात करें तो 395 को बहुमत होना चाहिए। अकेले लोकसभा की बात करें तो संयुक्त अधिवेशन में तो 545 होना चाहिए। कारण क्या होना चाहिए? कारण क्या होता है कि कारण कई तरह से होता है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, तो इस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं। बात को ध्यान से समझिएगा, ये सब बड़े बड़े पॉइंट दे देते हैं और उस समय लगता है कि सर ये तो कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दे, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दूसरी पॉइंट, एक सदन के सुझाव को दूसरे सदन अस्वीकार कर दे। एक सदन जो है सुझाव दे और दूसरे सदन जो है ये अस्वीकार कर दे, उस स्थिति में भी ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। 3 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 3 नंबर पॉइंट जो है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन 6 माह से अधिक रोक दिया हो, तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। एक सदन अगर विधेयक को पारित कर दिया गया है और दूसरा सदन विधेयक को पारित नहीं किया है, 6 महीना से अधिक रोक दिया गया है, तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। फिर नोट में कुछ बातें याद रखिएगा कि धन विधेयक जो होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक, महाभियोग, इन तीनों विषय पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो कौन कौन से विधेयक? धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और महाभियोग, इन तीनों विधेयक पर क्या होते हैं? संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते। इस पॉइंट को बाबू याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया, और किसी पर महाभियोग लगाने की बात उठे तो इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। बात समझे? चलिए कुछ पॉइंट है। अब तक 4 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक ये भारतीय संविधान के इतिहास में 4 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। सबसे पहले दहेज उन्मूलन कानून 1961 ईस्वी में आया था, इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद बैंकिंग सुधार अधिनियम 1978 ईस्वी में आया था, इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद पोटा कानून आया था आतंकवाद से संबंधित 2002 ईस्वी में, तो इस पर भी क्या किए गए थे? संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। एक भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों विधेयक संयुक्त अधिवेशन जो किए थे ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। इन तीनों विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन ये किए थे अटल बिहारी वाजपेयी ने। इनके बाद चलिए 4 नंबर पे जो महिला प्रतिनिधित्व जो विधेयक आया था 2008 ईस्वी में, इस पर भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अब चलिए विधेयक की शुरुआत जो होती है, विधायक की शुरुआत जो होती है, तो विधायक की जब भी शुरुआत होगा कि ये कहाँ से होगा, तो हमेशा लोकसभा से ही शुरुआत होता है। कोई भी विधेयक लोकसभा से शुरू होती है। जैसे कि बजट सत्र, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक की चर्चा कहाँ से होती है? तो लोकसभा से ही की जाती है। इनके बाद चलिए विधेयक राज्यसभा से शुरू होने वाले कौन कौन से विधेयक हैं? जैसे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की बात आएगा तो ये राज्यसभा से शुरू होगा। इनके बाद अखिल भारतीय सेवा की बात करेगा तो ये राज्यसभा से ही शुरू होगा, जिसकी अखिल भारतीय सेवा की चर्चा भारतीय अनुच्छेद 312 में की गई है। राज्य सूची पर कानून कोई भी बनाना, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में 249 ईस्वी में 239
अनुच्छेद 239 में चर्चा की गई है। ये सब विधेयक जो होते हैं राज्यसभा से शुरू होती है और लोकसभा से शुरू होने वाले जो विधेयक है, जैसे बजट सत्र हो गया, धन विधेयक हो गया, वित्तीय विधेयक, ये सब लोकसभा से शुरू की जाती है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। लोकसभा और राज्यसभा से शुरू होने वाले विधेयक को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को एक लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किए तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पर डे आप बने रहिए, पॉलिटी का क्लास कीजिए और पॉलिटी का मजा लीजिए। इनके बाद कोई भी एग्जाम में देने जाइएगा 5 से 6 नंबर जब पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 100% हम गारंटी लेते हैं इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ 5 से 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 नंबर पॉलिटी से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना हम पढ़ाएंगे 100% हम लिखित गारंटी देते हैं, जितना हम पढ़ाएंगे इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। क्या है कि पॉलिटी का एक एक बातें चैप्टर वाइज हम यूट्यूब पर कवर करने का कोशिश किए हुए हैं। ये आपको फुल फाउंडेशन क्लास मिल रहा है। तो चलिए बिना समय गवाए तो शुरुआत करते हैं। आज का पॉइंट जो है, सबसे पहले बात करते हैं धन विधेयक। धन विधेयक की जो चर्चा की गई है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 109 में चर्चा की गई है। तो धन विधेयक की चर्चा की गई किस अनुच्छेद में की गई है? तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक का जो विशेष प्रावधान किया गया, इसका निर्णय जो करता है ये कौन सा धन विधेयक है या कौन सा नहीं है, इसका निर्णय ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। समझे? और धन विधेयक जब भी लाते हैं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक लाया जाता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति का अनुमति लेना अनिवार्य है और राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए इसे नहीं लौटा सकते हैं। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है और राष्ट्रपति के सलाह से ही क्या लाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष इसको लाते हैं। इससे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक जो होते हैं इससे पहले कहाँ लोग पेश किए जाते हैं, तो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्यसभा केवल 14 दिन ही इसको रोक सकता है। धन विधेयक ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं मात्र 14 दिन के अंदर ही इसको पारित करना होता है। 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकते। अगर 14 दिन से अधिक रोक लिया गया तो उसको राज्यसभा से उसको पास मान लिया जाता है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ कि विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाते, तो धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। राज्यसभा एक राज्यसभा संविधान संशोधन नहीं कर सकते और राज्यसभा के जो सदस्य सब होते हैं उस पर संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 110 पे। अनुच्छेद 110 पे जो चर्चा की गई है, धन विधेयक, जिसको हम लोग मनी बिल की परिभाषा दिया गया है। मनी बिल की परिभाषा दिया गया, ये इमेज के माध्यम से समझिए। ये वित्तीय विधेयक है और अंदर में धन विधेयक अनुच्छेद 110 पे चर्चा की गई है। किस पे? धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक जैसे कि हम बात करते हैं, धन विधेयक है जैसे सरकार ऋण देना, ये धन विधेयक होता है। सरकार कर, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं। संचित निधि पारित कर सकते हैं धन विधेयक में। उनके बाद बात करते हैं संचित तथा आकस्मिक निधि में परिवर्तन कर सकते हैं, ये धन विधेयक के माध्यम से। धन विधेयक नहीं है, कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो कि धन विधेयक नहीं है, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ। जैसे किसी व्यक्ति को जुर्माना लग गया, लाइसेंस बनवाना है, स्थानीय टैक्स जो हो गया, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। सरकार पर जो भी टैक्स होता है उस पर धन विधेयक की चर्चा नहीं की जाती। धन विधेयक की बात करें तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही ये विधेयक लाया जाता है। और विधेयक की बात करें तो ये विधेयक जो होते हैं
अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष निर्णय करते हैं कौन सा धन विधेयक है और कौन सा धन विधेयक नहीं है। लोकसभा में सबसे पहले लोकसभा में ये प्रस्तुत किए जाएंगे। लोकसभा इसे साधारण बहुमत से पास किए जाएंगे। साधारण बहुमत का मतलब 1/2+1 से इसे पारित किए जाएंगे। पारित करने के बाद इसे राज्यसभा में क्या करेंगे, भेजे जाएंगे। राज्यसभा में भेजने के बाद इस पर समय निर्धारित है कि 14 दिन के अंदर ही इसे पारित किए जाएंगे और इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है क्योंकि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही यह विधेयक लाया गया था। किंतु राष्ट्रपति समय निर्धारित नहीं कर सकते कि हम कितने समय में करेंगे, सिग्नेचर करेंगे लेकिन वो झुला के करेंगे। चलिए एक इमेज के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि धन विधेयक जब भी लाते हैं वो कैसे पास किए जाते हैं। तो उसके लिए धन विधेयक, ये देखिए धन विधेयक लाया गया है तो सबसे पहले राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सदन में लाया जाता है। तो कौन लाएगा, तो लोकसभा के अध्यक्ष लाएंगे सदन में। ये विधेयक लाया गया, अध्यक्ष निर्णय करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। तो सबसे पहले लाया जाएंगे लोकसभा। लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करेंगे। पारित करने के बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति पारित करने के बाद ये राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा में भेजने के लिए ये 14 दिन समय निर्धारित किया गया। 14 दिन के अंदर ही इसे पास किए जाएंगे। नहीं, अगर 14 दिन के अंदर नहीं पास किया गया तो उसको पास मान लिया जाता है। और राष्ट्रपति जो है, अगर नहीं राज्यसभा के सदस्य पास किए तो राष्ट्रपति इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाएगा। डायरेक्ट राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, किंतु समय निर्धारित नहीं किया गया है। बात समझे की गई है। इनके विषय में अब एक एक बातें जानते हैं। वित्तीय विधेयक जो है अनुच्छेद 117 में, तो ये दो प्रकार के अनुच्छेद 117 एक, कहीं एक लिखा रहता है, कहीं ए लिखा रहता है, कहीं ओ लिखा रहता है। तो अनुच्छेद 117 ए में कहा गया राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा। तो अनुच्छेद 117 में जो कहा गया है वित्तीय विधेयक जो लाए जाएंगे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति को सूचित करके ही अनुच्छेद 117 ए में वित्तीय विधेयक को लाया जाएगा संसद में। अब चलिए, राष्ट्रपति की तो पूर्व अनुमति लेगा ही लेगा, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर आएगा, तो लोकसभा से प्रारंभ होती है। तो वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 ए जो है सबसे पहले ये लोकसभा में प्रारंभ होती है। राज्यसभा इसे अस्वीकार भी कर सकती है। अगर लोकसभा द्वारा लाया गया है वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117 एक, तो राज्यसभा इसको अस्वीकार भी कर सकती है, इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस विधेयक पर राष्ट्रपति जो हम बताए थे संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अगर अस्वीकार कर ले राज्यसभा, तो राष्ट्रपति इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाता है। बात समझे, यह दोनों सदन में साधारण बहुमत से पारित करना होता है। जो भी वित्तीय विधेयक लाते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में जो है ये क्या करते हैं, साधारण विधेयक से पारित करना होता है, लेकिन राज्यसभा अस्वीकार भी इसे कर सकते हैं। इनके बाद चलिए अनुच्छेद 117 दो देखते हैं। अनुच्छेद 117 देखिए यहाँ पर 17 हो गया, अनुच्छेद 117 दो होना चाहिए, मिस प्रिंट हो गया। तो अनुच्छेद 117 दो में कहा गया ये विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा। अनुच्छेद 117 दो जो है ये राज्यसभा में राष्ट्रपति जो लाए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा। यह भी किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अनुच्छेद 17 एक जो था वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रारंभ हुआ था। लेकिन अनुच्छेद 117 दो जो है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कर आरोप होता है। और अनुच्छेद 117 दो कहता है राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा जो ये टैक्स लगाए जाते हैं उस पर ये आरोपण होता है। राज्यसभा अगर लोकसभा के द्वारा लाया गया, राज्यसभा इसे भी अस्वीकार कर सकती है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। लेकिन राष्ट्रपति इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है, अनुच्छेद 17 एक में कहा गया है उस पर क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 17 दो में कहा कि ये भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 17 एक कहता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से प्रारंभ होगा और दोनों जो है लोकसभा और राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित करेगा। लेकिन अनुच्छेद 17 एक कहता है कि इसे राज्यसभा अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन
ये जो है राज्यसभा मतलब अनुच्छेद 117(2) जो है दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे भी संयुक्त अधिवेशन से पारित साधारण बहुमत से पारित करना होता है। और जो है अनुच्छेद 117(2) का अनुच्छेद 117(1) का आता है कि उस पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं बुलाएगा, लेकिन अनुच्छेद 117(2) का आता है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, बुलाया जा सकता है। ऐसा ऐसा भी चाहिए जिसका उद्देश्य धन प्राप्ति हो, ऐसा भी उद्देश्य चाहिए जिसका कि धन प्राप्ति हो, जिसको पारित होने तथा क्रिया होने पर सरकार को धन दिए की अनुमति मिल जाती है। जिसको पारित होने तथा क्रिया होने पर सरकार को धन दिए की अनुमति मिल जाती है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए जो पॉइंट है, यह सामान्यतः किसी भी सदन में पहले पेश किया जाता। इससे पहले भी बताया अनुच्छेद 117(2) कहता है ये सामान्यतः किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में। लेकिन अनुच्छेद 117(1) कहता है कि वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा और उस पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएगा और राज्यसभा जो उसको अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन इसको राज्यसभा को अस्वीकार करना पड़ेगा। ये दोनों में से किसी सदन में आ सकता है। कुछ विशेष मुद्दों पर राष्ट्रपति की अनुमति पड़ सकती है, कुछ विशेष मुद्दा पर राष्ट्रपति की अनुमति पड़ सकती है, जैसे कि अनुच्छेद 144 के तहत विनियोग विधेयक को रखा जाता है। जैसे अनुच्छेद 144 लाया गया था तो इस पर विनियोग विधेयक को रखा जाता है। अब चलिए इनके बाद जानते हैं संविधान संशोधन विधेयक के विषय में। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है इनके विषय में भी तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक की जब भी बात होता है अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान संशोधन विधेयक में रखा गया। इससे पहले भी इसके विषय में हम चर्चा किए हुए हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। जब भी संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। लोकसभा को राज्यसभा की बराबर शक्तियां प्राप्त होती है और लोकसभा को राज्यसभा की बराबर शक्तियां प्राप्त होती है। यह किसी भी सदन में आ सकता है। संविधान संशोधन विधेयक जो है ये किसी भी सदन में आ सकता है। इनके बाद चलिए आज जो है फिर इनके विषय में धन विधेयक की बात करते हैं। धन विधेयक की बात करते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। जब भी धन विधेयक लाया जाएगा तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनका आवश्यक पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। राज्यसभा को बहुत कम शक्तियां प्राप्त होती है, केवल 14 दिन में ही विधेयक को रोक सकता है। और धन विधेयक जब भी लोकसभा के द्वारा लाया जाएगा तो राज्यसभा को जो बहुत ही कम शक्तियां प्राप्त है, क्योंकि धन विधेयक को केवल 14 दिन ही राज्यसभा रोक सकते हैं। अगर नहीं रोका गया, अगर नहीं 14 दिन से अधिक समय ले लिया गया तो उसको लोकसभा क्या करते हैं, पास मान लिया जाता है। तो इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बात समझे? इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इनके बाद है अनुच्छेद 113। अनुच्छेद 113 पर जो चर्चा किया गया है प्राक्कलन। प्राक्कलन का मतलब होता है कि हिसाब किताब रखना, वित्तीय के विषय में, पैसा के विषय में हिसाब किताब रखना, अनुच्छेद 113 पे कहा गया। इनके बाद अनुच्छेद 114 पे चर्चा जो की गई है विनियोग। विनियोग का मतलब होता है कि पैसा निकालने की विधि संसद के पास है। पैसा खाता से किस तरह से निकलेगा ये विधि जो दिया गया है अनुच्छेद 114 के तहत संसद के पास दिया गया है। इनके बाद अनुच्छेद 115 अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त पैसा, अगर पैसा निकाल कर कोई भी फंड में दिया गया और वहाँ पर पैसा घट गया तो अतिरिक्त पैसा घट जाने पर भी पैसा निकालने का अधिकार अनुच्छेद 115 से क्या है, संसद के पास है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 116 पे। अनुच्छेद 116 पे कहता है कि अनुच्छेद 116 कहता है लेखा अनुदान खर्च दिखाना। अनुच्छेद 116 कहता है कि लेखा अनुदान खर्च दिखाना। इनके बाद अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक की चर्चा की गई है। जो आज का टॉपिक है अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक की चर्चा की गई है। इनके बाद अनुच्छेद 116 पे आते हैं खर्च और व्यय की चर्चा की गई है। इनके बाद बात करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक योजनागत व्यय होते हैं
एक योजनागत व्यय होते हैं, योजना जो कि बनते हैं सरकार के, जैसे वेतन हो गया, पेंशन हो गया, राज्य सरकार का पैसा हो गया, ये योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। एक गैर योजनागत व्यय हो गया जो कि कभी भी आ सकता है, जैसे महा रक्षा हो गया, अगर एक देश किसी देश के साथ युद्ध कर रहा है, युद्ध हो गया भारत के किसी के साथ, तो ये गैर योजनागत अंतर्गत आता है, क्योंकि वहाँ अचानक पैसा निकाला जाएगा। अब महामारी आ गई, जैसे कि भारत में कोरोना काल आ गया था, तो ये गैर योजनागत, इसका कोई भी योजना नहीं बनता, डायरेक्ट पैसा संसद निकाल सकती है अनुच्छेद 114 के तहत। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 120 पे। अनुच्छेद 120 पे जो है संसद का भाषण, संसद का जो भाषण होगा संसद भवन में, या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में हो सकता है, या दोनों में से किसी एक में हो सकता है संसद का भाषण, बस समझे। इनके बाद जो पॉइंट, अन्य भाषा का जो प्रयोग करेंगे लोकसभा का अध्यक्ष से पूछकर ही करेंगे, और इसका जो निर्णय देंगे सभापति देंगे, परमिशन बोलने का जो परमिशन देंगे, अन्य भाषा का जो प्रयोग करेंगे ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष को पूछेंगे कि ये भाषा का प्रयोग करे या नहीं करे। इसके बाद परमिशन जो है, अगर मान के चलिए आपको अगर इस जगह समझ में नहीं है, अन्य भाषा का जो प्रयोग करेगा तो सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष क्या देंगे, आदेश देंगे, हाँ ये भाषा आप बोल सकते हैं। और संसद में भाषा बोलने के बाद परमिशन लेना पड़ता है किसे, तो सभापति के द्वारा, लोकसभा के जो सभापति है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 121 पे, संसद पे चर्चा पर रोक। अनुच्छेद 121 कहता है संसद में चर्चा पर रोक। क्या क्या संसद में चर्चा पर रोक हो सकती है? जज के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। जज का आचरण किस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उस पे उसके आचरण पे आप कभी भी चर्चा नहीं कर सकते हैं कि जज साहब ये अच्छे नहीं है, ये खराब है, ये फलना चिलना, उसका विरोध, आप जज का विरोध नहीं कर सकते हैं। संसद भवन में भी ये अनुच्छेद 121 का आता है, बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जज साहब का आप कभी भी संसद भवन में भी विरोध नहीं कर सकते, लेकिन जज पर महाभियोग लगा के आप हटा सकते हैं। अगर जज साहब गलत फैसला दे दिए, आप उस पर महाभियोग लगा के हटा सकते हैं, लेकिन उस पर जज पे कलंक नहीं लगा सकते, जज साहब पर कलंक कभी भी नहीं लगा सकते। इनके बाद अनुच्छेद 122 पे आते हैं। अनुच्छेद 122 क्या कहता है, कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट, संसद की जांच नहीं करता है। कोई भी कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वह जांच संसद का नहीं करता है। संसद द्वारा बनाया गया कानून पर जांच करता है। संसद अगर कानून किसी भी तरह से बना दिए हैं, गलत या सही, उस पर कानून, बनाए गए कानून पर उसकी जांच करते हैं। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का ये छोटा सा टॉपिक था अनुच्छेद 117 विधेयक के विषय में। हम एक एक बातें विधेयक को कवर कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में PDF डाउनलोड करने का इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बस समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान में बजट को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, ग्रुप डी, UPSC, BPSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, UPSC, BPSC, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और पॉलिटी से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जितना पढ़ाएंगे 100% गारंटी लेते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए, बजट जो है, बजट की बात करें, बजट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये 1 नंबर यहाँ से फिक्स है कि बजट से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये भारतीय संविधान में। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे
चैनल पे जो नए हैं तो वीडियो तो शुरू से अंत तक देखना ही है, क्या कि अगर आपके काम का चीज़ है तो देखिए, अगर काम का चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा चीज़ भी देख सकते हैं, या इंटरटेनमेंट का चीज़ भी देख सकते हैं। अगर आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के विषय में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी यूट्यूब पर वीडियो बनाए हुए हैं और प्लेलिस्ट यूट्यूब पर मिल जाएगा भारतीय संविधान का, उनके विषय में एक-एक बातें हम चर्चा की है। तो बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 की, अनुच्छेद 112 की। तो इसमें भारतीय संविधान में बजट की चर्चा की गई है। एक बात को याद रखिएगा, भारतीय संविधान में बजट की चर्चा अनुच्छेद 112 में की गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो वहाँ किया गया, बजट की चर्चा नहीं किया गया। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। बात समझे, भारतीय संविधान में बजट की चर्चा नहीं की गई है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब चलिए, बजट जो होता है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बजट जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इसके आगे भी बात बताएंगे हम कुछ। बजट जो है प्रस्तुत करने का अधिकार, जो बजट जो है सर्वप्रथम अगर प्रस्तुत किया जाता है तो ये लोकसभा में बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं। जितना भी पॉइंट लिखे हैं सब एग्जाम के व्यूज इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, बने रहिए इसी वीडियो में। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 114 में अनुच्छेद 112 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान में बजट की चर्चा नहीं की गई है। भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। तो बात तो समझ में आ गया, अनुच्छेद 112 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। इनके बाद बजट जो होता है ये फ्रेंच भाषा के शब्द है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बजट जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया, ये किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो जिसका अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला होता है। इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। बजट जो है सर्वप्रथम कहाँ पे पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट जो है प्रस्तुत करने का अधिकार जो है, बजट जो प्रस्तुत करते हैं किसके द्वारा? ये वित्तीय मंत्री के द्वारा किया जाता है। बजट जो लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे ये वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, लेकिन बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। और बजट पर जब भी भाषण होता है भारतीय संविधान में, संसद भवन में, ये इंग्लिश में होता है, ताकि इंडिया का 90% आदमी को समझ में नहीं है, क्या कि इंग्लिश जानता ही नहीं है, इसीलिए संसद भवन में इंग्लिश में पेश किया जाता है। अगर हिंदी में समझ में, अगर भारतीय संविधान में अगर हिंदी में संसद भवन में पेश किया जाए बजट, तो आम एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी बजट के विषय में समझ में आने लगेगा। तो वहाँ पर चर्चा कौन सी की होती है? इंग्लिश, जो कि इंग्लिश भारत में 90% को आता ही नहीं है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इनके बाद बात करते हैं बजट। एक होता है कि आय व्यय बजट। आय और व्यय, आय मतलब इनकम और जाने आने, पैसा आने और जाने का बजट जो होता है, इसे अंतरिम बजट या चुनाव बजट या आधा हिसाब चुनाव के समय का बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है। तो अब देखिए अंतरिम बजट क्या होता है? चुनाव के समय का जो बजट होता है, जैसे कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस समय जो बजट जो बनाए थे लोकसभा में केंद्र सरकार के द्वारा, ये अंतरिम बजट बनाया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरिम बजट कब पेश किया जाते हैं? जिस वर्ष लोकसभा का चुनाव रहता है उस वर्ष अंतरिम बजट पेश किए जाते हैं। इनके बाद आम बजट होता है। आम बजट जो होता है ये जनरल बजट, एक वर्ष के लिए ये प्रस्तुत किए जाते हैं। इनके बाद जो होते हैं बजट जो होता है, सिर्फ जो होते हैं 3 नंबर पे, सिर्फ आय मतलब ओनली फॉर राजस्व के, जो सिर्फ कर जो देंगे उसके विषय में, फिर व्यय, सिर्फ और व्यय, आय और व्यय की चर्चा की गई है। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 111 लेखा अनुदान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 111 पे किस चीज़ की चर्चा की गई है? लेखा अनुदान पे चर्चा की गई है। इनके बाद और स्टैटिक पॉइंट के अंतर्गत जो आते हैं उनके विषय में चर्चा करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाभदायक होने वाला है। बने रहिए इसी वीडियो में। तो चलिए, बजट जो होते हैं इनके विषय में एक एक बातें को हम लोग क्या करते हैं? कवर करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बजट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। बजट जो है एक प्रकार का कैसी कर है? अप्रत्यक्ष कर है। बजट जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। बजट किस प्रकार की विषय? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून
बनाता है उसको समवर्ती सूची कहते हैं। इनके बाद बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो फ्रेंच भाषा भाषा में बुजट होता है, इसे पहले भी बताया। बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला होता है, और जो फ्रेंच भाषा में जिसको हम लोग बुजट कहते हैं। इनके बाद चलिए पॉइंट है, बजट की बात करें, एक नंबर जो होता है सरकार की आमदनी एवं प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। बजट अगर परीक्षा में पूछे जाए परिभाषा क्या होता है, सरकार की आमदनी तथा प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण की तैयारी की जाती है। एक नंबर, दो नंबर पे पूछे सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा कौन रखता है, बजट रखती है। सरकार अपना कितना कमाई करती है और कितना खर्च करती है, इसका ब्यौरा भी संसद भवन में बजट के माध्यम से दिए जाते हैं। इनके बाद 3 नंबर पे जो मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि आवंटित, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि आवंटित करती है कौन, बजट के माध्यम से। इनके बाद बात करते हैं बजट की, तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इससे पहले भी हम बताएं, भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि उनकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। तो उनके जगह किस चीज का प्रयोग किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है। इससे पहले भी बताएं, जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है। बात समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। बजट से और भी क्वेश्चन है, उनके विषय में जानते हैं। बजट का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ये 1803 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था। तो बजट जो प्रस्तुत सर्वप्रथम किया गया था, सर्वप्रथम प्रस्तुत जो किया गया बजट शब्द का प्रयोग 1803 ईस्वी में फ्रांस में किया गया था, तथा आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए, और ये जो है आय और व्यय का ब्यौरा देने के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। बस समझे, उम्मीद है ये समझ में आई होगी। 2 नंबर पे जो पॉइंट है उनको जानते हैं, बजट का प्रयोग इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। बजट का जो प्रारंभ किया गया था, ये इंग्लैंड से प्रारंभ किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम प्रस्तुत कहाँ पे किया गया था, फ्रांस में 1803 ईस्वी में, याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम बजट लागू करने वाला देश जो था, ये फ्रांस ही था 1954 ईस्वी में। विश्व में सर्वप्रथम बजट लागू करने वाला जो देश था, ये कौन सा था, फ्रांस था। कब, 1954 ईस्वी में। फ्रांस एक ऐसा देश था जो विश्व में सर्वप्रथम बजट लागू किया अपने देश का, कब, 1954 ईस्वी में। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय बजट व्यवस्था का जो जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इनके बाद बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम बजट पेश जेम्स विल्सन ने किया था। यहाँ जेंट्स हो गया, जेम्स विल्सन होना चाहिए। जेम्स विल्सन ने इसका बजट का, भारत में सर्वप्रथम बजट पेश जो किया था, जेम्स विल्सन ने किया था। कब, 18 फरवरी 1860 ईस्वी में। कब, 18 फरवरी 1860 ईस्वी में। किसके द्वारा बनाया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो पेश किया था, आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा। कब, 26 नवंबर 1947 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश कब किया गया था, 26 नवंबर 1947 ईस्वी की। इसके द्वारा, आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा, आर.के. शनमुखम शेट्टी का नाम याद रखिएगा, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गणतंत्र भारत का सर्वप्रथम जो बजट पेश किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा। कब, 28 फरवरी 1950 ईस्वी में। गणतंत्र भारत का जो सर्वप्रथम बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, तो जॉन मथाई के द्वारा। कब, 28 फरवरी 1950 ईस्वी में ये पेश किया गया था। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संसद भवन में बजट पेश किया, जो प्रधानमंत्री रहते हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री रहते हुए और बजट पेश कर दिया संसद भवन में। लेकिन बजट पेश करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वित्तीय मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है संसद भवन में। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री रहते हुए और बजट पेश कर दिया संसद भवन में, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत की पूर्णकालीन महिला वित्तीय मंत्री की बात करें, जो पूर्ण समय तक वित्तीय मंत्री रहा हो, तो प्रथम की बात करेगा तो इंदिरा गांधी, दूसरे नंबर की बात करेगा तो निर्मला सीतारमण। बात याद रखिएगा, प्रथम जो है इंदिरा गांधी, द्वितीय जो है पूर्णकालीन पूरे समय तक जो बिता लिया था, ये इंदिरा गांधी। दूसरे नंबर पे आते हैं निर्मला सीतारमण। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो भारत के 3 ऐसे प्रधानमंत्री ने जो पीएम रहते बजट पेश किया। भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश कर दिया।
बजट पेश करने का जबकि अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को, लेकिन वित्तीय मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद ही पेश कर दिया। एक पे है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे राजीव गांधी, तीसरे पे इंदिरा गांधी। बात समझे, याद रखिएगा तीनों का बातें, जो एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर्वाधिक बजट पेश करने वाला प्रधानमंत्री जो है, सर्वाधिक जो बजट पेश किया है किसने, मोरारजी देसाई ने 10 बार। साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सकते। सबसे अधिक बजट अगर पेश किया है किसने, मोरारजी देसाई ने 10 बार। भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई जो सबसे अधिक बजट पेश किया, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट में। चलिए कुछ बातें याद रखना जो आपकी क्या चीज़ है। 27 फरवरी से पहले 2017 ईस्वी से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता था। 2017 ईस्वी से पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता था, ठीक ना। लगभग 28-29 फरवरी को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 ईस्वी के बाद 1 फरवरी को पेश किया जाता। इस बात को याद रखिएगा, आप बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको ये लिए लाभदायक होगा और आपके काम का चीज़ होगा। और वीडियो अच्छी तो लगेगी काहे बहुत ही मेहनत करते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए। अगर इसका बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम पढ़ रहे हैं क्या, केंद्र सरकार के पदाधिकारी। केंद्र सरकार के पदाधिकारी की चर्चा अगर भारतीय संविधान में किया जाए तो भाग 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक चर्चा की गई है। इससे पहले पढ़ाए हुए हैं, प्ले लिस्ट यूट्यूब पर बना हुआ, आप उसको देखते आइए। तो भारतीय संविधान में बात करते हैं आज अनुच्छेद 118(1) में किस चीज़ की चर्चा की गई है, इनके विषय में चर्चा करते हैं। 118(1) में जो चर्चा की गई है, संसदीय प्रक्रिया या सांसद की कार्यवाही, संसदीय प्रक्रिया या सांसद की कार्रवाई की चर्चा की गई है अनुच्छेद 118(1) में। अब चलिए संसदीय प्रक्रिया या संसदीय कार्रवाई किस तरह से होता है उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 118(1) पे चर्चा करते हैं। तो संसदीय प्रक्रिया और संसदीय कार्रवाई की चर्चा की गई है। तो प्रश्न यहीं से पूछे जा सकते हैं कि अनुच्छेद 118(1) में किस चीज़ की चर्चा की गई है, तो संसदीय कार्रवाई या संसदीय प्रक्रिया की चर्चा की गई है। इनके बाद जो ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक प्रश्नकाल, एक होते हैं समिति, एक प्रस्ताव संकल्प, एक नियम। ये अब बात करते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में कुछ हम लोग सामान्य बातें जानेंगे और इसकी प्रकार जानेंगे, प्रश्नकाल किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है तारांकित। तारांकित का मतलब होता है जैसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे हम आप मेरे सामने हैं और हम आपसे प्रश्न किए तो डायरेक्ट आपको जवाब देना होता है, तारांकित ये प्रश्न होते हैं। इनके बाद वो तारांकित जिसमें कि लिखित देना होता है कि आप लिखित में जवाब दीजिएगा, यह संसदीय प्रक्रियाओं में संसद के सामने। एक होता है कि अल्पसूचक प्रश्न। अल्पसूचक प्रश्न का मतलब कुछ ही समय के लिए प्रश्न पूछे जाते। एक एक बातें इस पे हम लोग कवर करेंगे, बने रहिए इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल की जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, समय जो निर्धारित किया गया 11 से 12 बजे के बीच में आप प्रश्नकाल पूछ सकते हैं। 1 घंटा का यह समय दिया जाता है प्रश्नकाल में, बात समझे। इनके बाद परीक्षा में ये पूछे जाते हैं प्रश्नकाल का समय निर्धारण कब से कब तक किया गया है, तो 11 से 12 बजे के बीच 1 घंटा का समय किया गया, समय निर्धारित किया गया। अब बात करते हैं ये जो पूछे जाते हैं गैर सरकारी सदस्य से पूछे जाते हैं, जो सरकारी सदस्य नहीं होते उनसे ये प्रश्न पूछे जाते, 1 घंटा का समय रहता है। इनके बाद ये 10 दिन पूर्व ही महासचिव को सूचना देना होता है। 10 दिन पहले जो है महासचिव को सूचना देना होता है कि गैर सरकारी सदस्य से हम ये प्रश्न पूछेंगे। मंत्री से भी पूछ सकते हैं। मंत्री जो होते हैं, जो हम बताए थे कि लोकसभा का 15% ही मंत्री बनते, 15% मतलब हो गया। अभी वर्तमान में भारत में लोकसभा 543 सीट पर चुनाव होता है, इसका 42 या 43 गो मंत्री बनते। इससे आप प्रश्न कुछ पूछ सकते हैं, हाँ मंत्री भी पूछ सकते हैं या मंत्री से भी पूछ सकते हैं। यह समय जो शून्यकाल से पहले आता है, शून्यकाल जो समय होता है इससे पहले आता है कौन, प्रश्न काल। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कोई भी किसी भी सदन से अधिकतम 5 प्रश्न पूछ सकता है। तो याद रखिएगा प्रश्न काल में जो है कोई भी सदन किसी भी सदन से अधिकतम 5 प्रश्न को पूछ सकते हैं। किसी भी सदन में एक दिन में अधिक से अधिक 20 तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। मतलब डायरेक्ट आप किसी से भी प्रश्न पूछिएगा, पहले तो 10 दिन पूर्व सूचना देना होता है कि आपसे ये प्रश्न पूछने जा रहे हैं। अधिक से अधिक आप 10 ही प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न हेतु 10 दिन पूर्व सूचना आवश्यक होता है तारांकित या अतारांकित के लिए। प्रश्न पूछने से पहले 10 दिन पहले महासचिव को सूचना देना होता है। तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछने के लिए 10 दिन पहले पूर्व क्या करना पड़ता है, सूचना
देना पड़ता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग विभाग के लिए प्रश्न निर्धारित किया गया। अलग अलग दिन जो है ये अलग अलग विभाग से प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, बात समझे। इनके बाद चलिए कुछ इमेज के माध्यम से संसदीय प्रक्रिया को हम समझाने का कोशिश करते हैं। आप समझिए इसको। संसदीय प्रक्रिया का जो समय होता है ये इससे पहले बताया 11 से 12 बजे के बीच ये 1 घंटा का समय होता है। अब चलिए यहाँ तारांकित जिसको हम लोग मौखिक कहते हैं, इसमें जो सदस्य होते हैं 5 प्रश्न पूछ सकते हैं और 10 जो होते हैं दिन जो ये समय जवाब देने का दिया रहता है ये 20 दिन पहले पूर्व सूचना देना होता है। ये पूरा का ये कंपलसरी है कि उसको जवाब देना ही होगा। इसके बाद अतारांकित पे आते हैं तो अतारांकित मतलब रिटर्न उसको लिखित जवाब देना होता है। 10 दिन 20 दिन 10 दिन पहले क्या होता है महासचिव को सूचना देना होता है और इसका जवाब देना जो है निर्धारित नहीं किया गया। आप जो प्रश्न पूछिएगा उसका जवाब भी देंगे। एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। इसके बाद अल्प सूचना होता है। 10 दिन पहले का 10 दिन कम समय दिया जाता है। 10 दिन का समय इसमें दिया जाता है। जवाब देना जो है पूरक और तारांकित मुख्य रूप से वो जवाब दे भी सकते हैं नहीं दे सकते। इनके बाद होता है गैर सदस्य सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। गैर सदस्य जो होते हैं ये सरकारी सदस्य से पूछे जाने वाला ये प्रश्न होता है। इनके बाद आता है शून्यकाल जिसको हम लोग 0 आवर कहते हैं। 0 आवर की शुरुआत जो की गई है भारत में 1963 ईस्वी में। भारत को ही 0 आवर या शून्यकाल का जनक कहा जाता है। इसका जन्म भी कहाँ हुआ है भारत में। इसका समय जो है ये 12 से 1 बजे के बीच समय निर्धारित किया गया। इसका भी समय 1 घंटा ही रहता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सभापति अध्यक्ष इस समय को कम या अधिक कर सकते हैं। ये प्रश्नकाल जो होते हैं जो 1 घंटा समय 12 से 1 बजे की है, इस समय को सभापति जो होते हैं या अध्यक्ष समय को कम भी कर सकते हैं या अधिक भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया। जो संसद में मन है वह प्रश्न पूछ सकता है। जो शून्यकाल में क्या होता है कि जो संसद के मन में आया बिना सूचना दिए आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इसमें इन्हीं प्रश्नों को उठाया जाता है जो उस दिन प्रश्न काल में नहीं उठाया गया था। वही प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपको निर्धारित समय दिया गया था उसमें नहीं पूछे गए थे, वह प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन सार्वजनिक महत्व का होता है और ये प्रश्न जो होता है ये सार्वजनिक महत्व का होता है। इसमें पूछे गए प्रश्नों पर सरकार द्वारा जवाब देना जरूरी नहीं होता है और ये प्रश्न पर शून्यकाल में सरकार द्वारा जवाब देना जरूरी नहीं होता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसमें लिखित भाषण नहीं दिया जाता और इसमें जो होते हैं कि लिखित भाषण नहीं दिया जाता है। अब इस प्रश्न को पूछने के लिए 10 बजे से पहले सूचना देना जरूरी है। अगर ये प्रश्न पूछेगा शून्यकाल में तो 10 बजे के पहले आपको जो है ये महासचिव को सूचना देना या अध्यक्ष या सभापति को सूचना देना होता है कि आप इसमें सूचना इसको देना जरूरी है। इनके बाद क्या होता है 1 से 2 बजे के बीच में लंच टाइम होता है। 25 रुपया का आप लंच का खाइए संसद भवन में और संसद भवन का मजा लीजिए, बात समझे। अब देखिए यहीं पर सोचने वाली बात है 25 रुपये में वो सबको भरपेट खाना मिलता है और हम लोग कहीं खाने के लिए जाते हैं तो 50 रुपये अभी प्लेट या 100 रुपये कहीं कहीं प्लेट लगता है और संसद भवन में जो है ये 25 रुपये प्लेट खाने के लिए लगता है, वो सरकारी खाना होता है। इनके बाद 12 से जो 4 बजे का बीच का समय होता है ये विधेयक प्रस्ताव से बचे हुए प्रश्न पूछ सकते हैं। ये विधेयक पर भाषण होता है, कौन सी विधेयक पास होगा या नहीं होगा, ये 2 से 4 बजे के बीच ये प्रश्न पूछ सकते हैं। बचे हुए काम कर सकते हैं। यह विधेयक पर भाषण होता है, विधेयक पर प्रश्न उठाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला। बात करते हैं केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में। पर डे आपको यूट्यूब पर भारतीय संविधान का क्लास मिल रहा होगा। उम्मीद है कि आप पहले का भी क्लास देखे होंगे। अगर नए हैं तो पहले वाला भी क्लास देख लीजिए। भारतीय संविधान में आज की चर्चा जो करेंगे केंद्र सरकार की पदाधिकारी की बात करें, भारतीय संविधान भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर 35 तक में इसकी चर्चा की गई है। इनके विषय में एक एक करके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जान लीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं 5 से 6 नंबर भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% गारंटी देते हैं जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो समय है क्लास
अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 118 क्या कहता है? समितियां, समितियां जो होता है, समितियों का जो ये अध्यक्ष होता है, गठन जो करते हैं ये अध्यक्ष करते हैं। और जन्म जो हुआ है समितियों का ये ब्रिटेन में हुआ है। समिति का गठन कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं। और जन्म जो हुआ है कहाँ पे हुआ है? ये ब्रिटेन में हुआ है। समितियों की बात करते हैं तो समितियां सबसे पहले सामान्य बातें पढ़ेंगे, इसके महत्व समझेंगे, प्रकार देखेंगे और नियम देखेंगे। तो सब प्रकार की बात करें तो प्रकार जो होते हैं, एक अस्थाई समितियां होता है जिसका जन्म कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। मंत्री ना तो अध्यक्ष और ना ही सदस्य बनेगा, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। चुनाव जो होता है इसका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, निरंतर चलने वाली यह। इनके बाद बात करें तदर्थ अस्थाई समितियों की बात करें, मनोनीत प्रक्रिया द्वारा ये किए जाते हैं। ये 2 प्रकार है, 3 प्रकार के होते हैं। प्राक्कलन समिति जो लोकसभा के 30 सदस्य सिर्फ लोकसभा के लिए 30 सदस्य आते हैं, एक लोक लेखा समिति होते हैं और एक लोक समिति होते हैं। इनके बाद बात करते हैं विभागीय समिति जिसकी चर्चा भारतीय संविधान अनुच्छेद 118(1) में की गई है। इस समिति ये का जो जन्म हुआ ये अमेरिका में हुआ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत में जो लाया गया था 1993 ईस्वी में लाया गया था। सामान्य प्रक्रिया द्वारा लोकसभा का ये इसमें चुनाव होता है। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से जो इसमें आते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य आते हैं। टोटल मिलाकर इसमें 22 सदस्य आते हैं, बस समझे। इनके बाद बात करते हैं कि ये सामान्य विभागीय समिति जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रबल समिति होते हैं और एक संयुक्त अस्थाई संयुक्त संसदीय समिति होते हैं। इनके विषय में हम लोग एक एक बातें जानते हैं। इमेज में तो आपको उतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा, हम इसको बाद में भी पहले इसे समझा देते हैं, फिर बाद में भी इमेज को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य बातें। सामान्य बातें में हम लोग जानेंगे ये सभी समितियों का जो चुनाव करते हैं ये अध्यक्ष करते हैं। जितने भी समिति हम लोग पढ़ेंगे इसका जो चुनाव करते हैं ये कौन करते हैं? ये अध्यक्ष करते हैं। इसका गठन, शपथ ग्रहण या नियुक्ति या रिपोर्ट जो करते हैं ये स्पीकर, जिसको हम लोग हिंदी में अध्यक्ष भी कहते हैं। इसका गठन की बात करें, शपथ ग्रहण की बात करें, नियुक्ति की बात करें, ये अपना रिपोर्ट जो देंगे ये स्पीकर को देंगे। समितियों का जन्म कहाँ पे हुआ? ये ब्रिटेन में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समितियों का जन्म कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ है। विभागीय समितियों का जन्म की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ है। भारत में समितियों व्यवस्था की बात करें, भारत में समितियों व्यवस्था की बात करें माउंट बेटन जेम्स फोर्ड ने लाया था। भारत के सचिव या वायसराय सुधार अधिनियम 1919 से मानी जाती है। भारत के सचिव या वायसराय या सुधार अधिनियम 1919 से मानी जाती है। गठन की बात करें अनुच्छेद 118(1) के तहत क्या होता है? गणपूर्ति जो होते हैं, इनमें गणपूर्ति जो होते हैं 2/30 सदस्य के द्वारा किए जाते हैं। भारत में समितियों का गठन बहुजानी तरीके से किया जाता है। भारत में समितियों का जो गठन होता है ये बहुजानी तरीके से किया जाता है। सबसे पहले अब देखेंगे हम लोग अस्थाई सदस्य, अस्थाई समिति। अस्थाई समिति क्या होता है? ऐसा समिति जिसका कार्य निरंतर चलता हो। तो अस्थाई समिति क्या होता है? ऐसा समिति जिसका कार्य निरंतर चलता हो। अध्यक्ष जो होते हैं इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अध्यक्ष या स्पीकर का जो कार्यकाल होता है इसमें 1 वर्ष का होता है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अस्थाई समितियों का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अस्थाई समिति के विषय मेन पॉइंट को देख लेते हैं। ऐसी समितियां जिसका कार्य निरंतर चलती हो उसे हम लोग अस्थाई समितियां कहते हैं। ये अध्यक्ष या स्पीकर का कार्यकाल जो होता है इसमें 1 वर्ष का होता है। चुनाव की बात करें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। इसमें मंत्री सदस्य नहीं बन सकते। इसमें क्या होता है? मंत्री सदस्य नहीं बन सकते। इसके बाद बात करते हैं 2 नंबर पे लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के विषय में हम लोग जानते हैं। लोक लेखा समिति क्या होता है? इसमें सदस्य जो होते हैं ये 12 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा से बात करें तो 15 सदस्य आते हैं और सबसे पुरानी समिति है। तो सबसे पुरानी समिति कौन है? लोक लेखा समिति। राज्यसभा से बात करें तो राज्यसभा से 7 समिति आते हैं। बात समझे। इसका जो कार्य है क्या? धन की जांच करना। धन की जांच जो करता है अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष कौन? विपक्ष का जो नेता होता है वही करता है। कब से आया है भारत में? 1967 ईस्वी में यह समिति लाया गया। केक के रिपोर्ट की जांच कर धन की उसी योजना के लिए खर्च हुआ है या नहीं। केक के विषय में भी हम लोग यूट्यूब पर बताए हुए हैं। केक के रिपोर्ट की जांच कर धन की उसी योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया जाता। प्राक्कलन समिति का जो होता है, प्राक्कलन समिति को हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा बहन समिति कहते हैं। भ्रष्टाचार का पता लगाना, इसका कार्य क्या है? भ्रष्टाचार का पता लगाना। बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। इनके बाद बात करते हैं समिति अपने रिपोर्ट जो देते हैं ये अध्यक्ष को देते हैं, इसीलिए इसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम कहा जाता
हाँ, इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथे। इनके बाद बात करते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति या आकलन समिति। प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, इसकी स्थापना की बात करें भारत में 1950 ईस्वी में प्राक्कलन या आकलन समिति हुई थी। इसमें सदस्य की बात करें तो 30 सदस्य लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। 30 गो सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। ये सबसे बड़ी अस्थाई समिति है। ये सबसे बड़ी क्या अस्थाई सदस्य समिति है। ये इसमें मंत्री सदस्य नहीं बन सकते। इसमें क्या होते हैं, मंत्री सदस्य नहीं बन सकते हैं। बजट के बाद यह समिति लाया जाता है। परीक्षा में पूछे जाएंगे बजट के बाद कौन सी समिति लाया था, आकलन समिति या प्राक्कलन समिति। आय और व्यय को रोकने के लिए, आय और व्यय को रोकने के लिए यह समिति का गठन किया जाता है। शुद्ध रूप से लोकसभा का सदस्य होता है। इसमें शुद्ध रूप से जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है। यदि उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। उपाध्यक्ष अगर इस समिति का सदस्य हो तो उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। बात समझे। इनके बाद बात करते हैं, यह नियमित रूप से वित्तीय वर्ष में सरकार के कार्यों में वित्तीय सुधार के लिए सुझाव देती है। यह नियमित रूप से वित्तीय वर्ष में सरकार के कार्यों के लिए वित्तीय सुधार के लिए यह सुझाव देते हैं। इनके बाद बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति की बात करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, लोक उपक्रम समिति भी कहते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति जो करते हैं ये स्पीकर करते हैं। इसमें सदस्य जो होते हैं 22 गो सदस्य होते हैं। 22 गो सदस्य में से बात करें 15 गो लोकसभा, 7 गो राज्यसभा से। इसका कार्य जो होते हैं सरकारी कंपनी की जांच, सरकारी कंपनी जो होती है इसकी जांच करना, और क्या होती है केक के द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक उपक्रम संबंधित रिपोर्ट की जांच करना। केक द्वारा जो अपना सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट देते हैं उसकी जांच करने का ये कार्य करते हैं। इनके बाद चलिए इनके विषय में और कुछ जान लेते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी उपक्रम व्यापारिक सिद्धांतों, विवेकपूर्ण वाणिज्य आदर्श पर चल रहा है कि नहीं। इसका महत्व इस बात से है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की संख्या बढ़ रही। इसका महत्व किससे, भारत में सार्वजनिक महत्व बढ़ रही है। बात समझे। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई होगी। अगर वीडियो छोटी सी, आज का छोटा सा वीडियो था, अगर समझ में आई और आपके काम का चीज़ है तो हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। लाइक मारने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वो फॉलो जरूर कीजिएगा, और अभी अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं, या PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, ग्रुप D, UPSC, BPSC, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में, ताकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हुए भारतीय संविधान से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100% हम गारंटी देते हैं जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। अगर आपके काम का चीज़ है तो जरूर से जरूर देखिए। आज का जो ये टॉपिक है संसदीय प्रस्ताव के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। संसदीय प्रस्ताव की बात करें, समय जो होते हैं भारतीय संविधान में जो संसद भवन है वहाँ जो समय इसका निर्धारित किया गया, दोपहर 2 बजे से शाम कितना 6 PM तक, 2 PM से लेकर के 6 PM तक इसका समय निर्धारित किया गया। एक होता है विशेष प्रस्ताव। विशेष प्रस्ताव के विषय में हम लोग जानेंगे। विशेष प्रस्ताव क्या होता है। विशेष प्रस्ताव जो होते हैं, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देती है तो इसे विशेष प्रस्ताव कहा जाता है। विशेष प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव जो होता है, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तो इसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहा जाता है। एक होता है ध्यान आकर्षक प्रस्ताव। ध्यान आकर्षक प्रस्ताव क्या होता है, किसी लोकहित सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचना देने के लिए, किसी लोकहित सार्वजनिक विषय के संबंधित में मंत्री को सूचना देने के लिए ये होते हैं। इनके बाद होते हैं अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा जो होते हैं ये 2 प्रकार के, ये 2 घंटा के लिए ये चर्चा किए जाते हैं। और 2 नंबर की बात करें तो ये जो होते हैं ये सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा की जाती है और अध्यक्ष द्वारा ये समाप्त किए जाते हैं। अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 बार ये क्या किए जाते हैं, लाए जाते हैं। फिर से समझा देते हैं इसको। देखिए ये क्या होता है अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा क्या होता है, ये 2 घंटे के लिए चर्चा किए जाते हैं संसद भवन में। और दूसरी पॉइंट की बात करें, सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा किए जाते हैं और अध्यक्ष द्वारा यह सप्ताह में 3 बार लाए जाते हैं। इनके बाद 4 नंबर पे जो आते हैं ये
आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा जो होते हैं, इसका नाम ही आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा ये समिति का नाम है। ये जो होते हैं ये किस लिए होते हैं? सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा किए जाते हैं। ये सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा किया जाता है और अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में ये भी 3 बार लाए जाते हैं। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या कार्य स्थगन प्रस्ताव समिति, ये जो होते हैं और इसका कार्य को हम लोग समझ लेते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं? किसी आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए पहले चल रहे चर्चा को रोकने के लिए। अब देखिए कभी भी क्या होता है, जैसे भारत में कोरोना काल आ गया था तो जो भी चल रहा था संसद भवन में चर्चा, उसको रोक करके स्थगित प्रस्ताव या कार्य स्थगित प्रस्ताव लाए जाते हैं। किसी आपातकाल आ गया या आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए ये पहले ये रोकने के लिए ये रोक देते हैं। कम से कम 50 सदस्य सहमत हो। जब भी आप लोकसभा में बात उठाइएगा कम से कम 50 वो सदस्य जो हो आपके सहमत में हो, अकेले आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इस पर 2.5 घंटे की चर्चा की जाती है। इस पर क्या किया जाता है? 2.5 घंटे की चर्चा की जाती है। इनके बाद होता है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है इनके विषय में हम लोग जानते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण होता है। धन्यवाद प्रस्ताव में क्या होता है? अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। बजट सत्र या नई लोकसभा की अध्यक्ष आने के बाद, बजट सत्र जब होता है या तो नई लोकसभा आती है तब, इसमें 50% से अधिक मत से पारित करना होता है, अन्यथा मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो 50% से अधिक मत से पारित करना पड़ता है, अन्यथा मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। इनके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव को ध्यान से समझिए और इसके कार्य को समझिए। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? समस्त मंत्रिपरिषद या किसी भी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। समस्त मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के विरुद्ध में लाया जाता है। इसमें 50% से अधिक मत से पारित करना होता है, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगर 50% से अधिक मत से पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा हो। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा तो। इसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? ये लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। एक सत्र में एक बार ही लाया जा सकता है। एक सत्र जब भी चलता है, सत्र के विषय भी हम बताएं, एक सत्र में एक बार ही लाया जाता है। वो विश्वास प्रस्ताव को समझते कम से कम 50% सदस्य लोकसभा की सहमति होना चाहिए, होना जरूरी है। 50% से अधिक लोकसभा के सदस्य का सहमति होना जरूरी है। 10 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट होता है। 10 दिन के अंदर विपक्ष का जो होता है वह फ्लोर टेस्ट होगा और वह बहुमत साबित करना होगा। अगर 50% से अधिक मत से पारित हो गया तो सरकार गिर जाती है और पुनः नई सरकार बनती है। 50% मत से अगर पारित हो गया तो। अब देखिए बहुमत जो होते हैं, बहुमत विश्वास मत 50% होना चाहिए। 50% का मतलब होता है लोकसभा के सदस्य जो है 545 है, इसका 50% 273 सदस्य आपके पक्ष में होना चाहिए। पहली बार वो विश्वास प्रस्ताव की बात करें 1963 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। ये विरुद्ध में जेपी कृपलानी ने लाया था। इस बात को याद रखिएगा। पहली बार जो है भारत में वो विश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, ये वो विश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में जेपी कृपलानी ने लाया था। सर्वाधिक वो विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो इंदिरा गांधी ने लाई थी। कब? इसके खिलाफ आया था 15 बार। बस समझे। इनके बाद आता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव जिसको हम लोग फ्लोर टेस्ट भी कहते हैं, लोकसभा में पक्ष द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में जो पक्ष में होता है या विधानसभा में जो पक्ष में होता है उसके द्वारा लाया जाता है। इसमें बहुमत सिद्ध करना होता है। विश्वास मत या बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए। लोकसभा का 50% से अधिक होना चाहिए। 200 लोकसभा में 273 सीट है, 245 सीट है वर्तमान में, उसका 50% से अधिक 273 सीट होना अनिवार्य है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए तो चौधरी चरण सिंह, बीबी गिरी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 गो का नाम याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसा प्रधानमंत्री जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए, चौधरी चरण सिंह, बीबी गिरी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जो विश्वास मत पारित नहीं कर पाए। इनके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव यह 4 प्रकार के होते हैं। एक साधारण कटौती होती है जो चर्चा समाप्त करके मत दान के लिए, साधारण कटौती जो होता है चर्चा समाप्त करके मतदान के लिए। एक घटकों की कटौती केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा करने के लिए ये लाए जाते हैं। इनके बाद होता है कंगारू कटौती। कंगारू कटौती को भी समझते हैं। ये क्या होता है? कुछ
विधवा पर चर्चा किए जाते, कुछ विधवा पर चर्चा किए जाते। इनके बाद गिलोटिन कटौती होते, छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा किए जाते। छूटे हुए बिंदुओं पर क्या होता है, यहाँ पुनः होना चाहिए, रो हो गया है, पुनः चर्चा किए जाते हैं। बात समझे। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपके काम का चीज़ और समझ में आई होगी। अगर प्यारे से छोटे से वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक मार दीजिएगा। लाइक मारने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर दबा के कर दीजिएगा। वो अस्थायी समितियों, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, वो अस्थायी समितियों बाद में हम लोग इमेज में समझेंगे, पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक होता है प्रबल समिति, एक संयुक्त समिति, संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। एक एक करके एक एक विषय में हम लोग समझेंगे। एक ओ अस्थायी समितियाँ हैं जिसको हम लोग तदर्थ समिति कहते हैं, याद रखिएगा। ओ अस्थायी समितियाँ हैं जिसको हम लोग तदर्थ समिति कहते हैं। इनके विषय में हम लोग जानते हैं, ऐसा समिति जो आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है, ऐसा समिति जो आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है और आवश्यकता के अनुसार समाप्त हो जाती है, उसे तदर्थ समिति कहते हैं। ऐसा समिति जो आवश्यकता के अनुसार बनाई जाती है और आवश्यकता खत्म होने के बाद इसको समाप्त किया जाता है, उसके तदर्थ समिति कहते हैं। हाँ, इनके बाद आता है कि संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति जो होते हैं, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य और राज्यसभा के 15 सदस्य, टोटल मिला के 45 सदस्य होते हैं। इसके अनुपात की बात करें तो 2:1 में इसके सदस्य होते हैं। कार्य की बात करें, इस समिति का गठन दोनों सदनों के संयुक्त रूप से उठे विवादों के समाधान के लिए किया जाता है। इस समिति का जो गठन किया जाता है, संयुक्त समिति का, इस समिति का गठन दोनों सदनों में संयुक्त रूप से उठे विवाद जब हो जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसके लिए इस संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम की जांच के लिए यह समिति बनाई गई थी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रबल समितियां, साधारण विधेयक के संदर्भ में यदि कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो वित्तीय बचत में इसका गठन किया जाता है। प्रबल समिति जो होता है, साधारण विधेयक के संदर्भ में यदि कोई संघर्ष उत्पन्न होता है तो वित्तीय बचत में इसका गठन होता है। इसके बाद होता है ओ अस्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटी जिसको कहते हैं। वो अस्थायी समितियां किसी विधेयक को सदन में रखने से पहले व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए गठन कर सक्रिय की जाती हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये जो होते हैं मंत्री सदस्य एवं बाहरी सदस्य को भी शामिल किया जाता है। मंत्री को सदस्य में के रूप में शामिल किया जाता है और बाहरी सदस्य को भी शामिल किया जाता है। इसमें सदस्य की सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसमें सदस्य की जो सीमा है निर्धारित नहीं किए गए हैं। जैसे कि अन्ना जॉन लोकपाल के लिए यह समिति बनाई गई थी। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। वित्तीय समिति की बात करें तो वित्तीय समिति ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राक्कलन समिति होते, एक लोक लेखा समिति होते, एक लोक उपक्रम की समिति होते। याद रखिएगा ये 3 प्रकार के होते। विभागीय समिति होते हैं, इनके बाद जांच समिति होते हैं जो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, इनके बाद सदन समिति होते हैं। इनके बाद चलिए सदन समिति जो होते हैं ये नियम पूर्वक समिति का कार्य मंत्रालय को देते हैं। इसके बाद अन्वेषण समिति होते हैं जो SC ST की जांच के लिए ये होते हैं। एक सेवा समिति होते हैं, वेतन भत्ता और आवास के लिए ये समिति बनाए जाते हैं। बात समझे। उम्मीद है ये प्यारे से वीडियो, छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ होगा और समझ में आई हो। तो सबसे पहले कुछ इमेज के माध्यम से हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। विभागीय समिति अमेरिका से लाया गया। इसमें सदस्य की बात करें तो ये 45 किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का हो सकता है। कानून जो बना भारत में, ये कब बना था? भारत में की बात करें 1989 ईस्वी में कानून बना था और लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। प्रारंभ में इसमें 17 सदस्य थे और 20 जुलाई 2004 को 24 सदस्य कर दिया गया, जिसमें लोकसभा का 16 सदस्य और राज्यसभा का 8 सदस्य। अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है और इसका अध्यक्ष मंत्री भी इसमें सदस्य जो है मंत्री भी बन सकते हैं। इसकी कार्य की बात करें, कार्य को हम लोग लगे होते देख लेते हैं। ये बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सदन में निश्चित अवधि तक वो अस्थायी हो जाता है। ये बजट में जो होते हैं सामान्य चर्चा के बाद एक निश्चित अवधि तक वो अस्थायी हो जाता है। इस समय समिति अनुदान की मांग पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। विभागों के संबंध में विधायकों पर समिति विचार करती है। विभागीय नियम एवं कार्य प्रणाली के संबंध में सुझाव देती है। विभागीय समिति के महत्व को हम लोग समझ लेते हैं। विभागीय समिति का क्या महत्व है? ये जो होते हैं समितियों का कार्यवाही गोपनीय होती है, अतः सांसद को दलगत राजनीति से दूर कर सरकार में विपक्ष रचनात्मक भूमिका
भूमिका पड़ती है। फिर से समझा देते हैं इसको। समितियों का कार्यवाही गोपनीय होती है, अतः संसद को दलगत राजनीति से दूर कर सरकार में विपक्ष रचनात्मक भूमिका पड़ती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्थात इसका कहने को सरकार विपक्ष को क्षमा का लाभ ले पाता है। सरकार में जो होते हैं विपक्ष में क्षमा का लाभ ले पाता है। वर्तमान में वैश्वीकरण सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को जटिल कर दिया गया है। इससे सदन के समान सदन परिचित नहीं होते हैं, अतः समितियों में विशेषज्ञ को रखकर विधेयक पर रचनात्मक विचार करते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्तमान में सांसद के पास कार्य ज़्यादा है, अतः समितियों के द्वारा सदन को व्यवस्थित किया जा रहा है और सदन का समय बचाया जा रहा है। समितियों के द्वारा नागरिक प्रशासन और वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थगित किया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। विभागीय समिति के जो नियम होते हैं, संसदीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए नियम स्थापित की गई है। कई प्रकार के नियम स्थापित किए गए। संसदीय प्रक्रियाओं को व्यवस्था के तरीका से चलाने के लिए कई प्रकार के नियम को स्थापित किए गए। सबसे पहले नियम 184 को देखते हैं। नियम 184 कहता है, क्या कहता है नियम 184? इसमें बहस एवं मतदान दोनों कराया जाता है। नियम 184 कहता है इसमें बहस एवं मतदान कराया जाता है। नियम 183 को देखते हैं। नियम 183 क्या कहता है कि इसमें सिर्फ बहस होती है, मतदान नहीं होती है, इसीलिए सरकार ज़्यादा इसे पसंद करती है। इसमें सिर्फ बहस होती है, मतदान नहीं होती है, इसीलिए सरकार इसको ज़्यादा पसंद करती है। नियम 41 देख लेते हैं। इसमें संसद द्वारा पूछे जाने वाली प्रश्नों को शर्तों की उल्लेख की गई है। इसी नियम के तहत प्रश्न का बंटवारा किया जाता है। नियम 41 के तहत इसमें संसद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के शर्तों की उल्लेख की गई है। इसी नियम के तहत प्रश्नों का बंटवारा करता है। नियम 198 को देख लेते हैं। नियम 198 की बात करें, इसके तहत विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। नियम 198 के तहत क्या करते हैं? विपक्ष के जो नेता होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। नियम 56 को देख लेते हैं। नियम 56 क्या कहता है कि लोक महत्व के किसी प्रश्न से पर विचार करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। जैसे कि किसी लोक महत्व के मुद्दे को काम रोकने प्रस्ताव को तहत रखवाना है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। और